बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस खास पेशकश में। इस वक्त हम देहरादून में हैं, पहाड़ों पे की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी। और देहरादून में आने की वजह बहुत साफ़ है कि देहरादून बीते कुछ हफ्तों से सुर्खियों में रहा, खासकर उत्तराखंड, और अगले कुछ दिनों तक और सुर्खियां बटोरने वाला है। और इन सुर्खियों को जो सबसे अधिक बटोर रहा था या जिनकी वजह से सुर्खियां बनी और जिनकी वजह से उत्तराखंड आज दुनिया के मानचित्र पर जाना जा रहा है, वो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बहुत धन्यवाद। एक बड़ी आपदा से हम निकल कर आए, 17-18 दिन तक मुसीबत चली, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन आज जो हमारा आपसे आने का पर्पस है वो दो बड़ी वजह हैं। एक तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई। 3 नए मुख्यमंत्री आपको मिलने वाले। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री नए हों या पुराने चेहरे हों, पर 3 और मुख्यमंत्री बीजेपी के खाते में जुड़ गए हैं। तो आप बीजेपी के एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर गिने जा रहे हैं। आपका सेकेंड टेन्योर चल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इस जीत को आप कैसे देखते हैं जो लोकसभा चुनाव के ठीक 4 महीने पहले आई है? ये जीत सुशासन की जीत है और 2023 के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम, इसमें जनता ने अपने मन की बात कह दी है कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का अर्थ है सुशासन, गरीब कल्याण। इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ से जो विदाई हुई है कांग्रेस की, ये सनातन का विरोध, देश के अंदर तुष्टीकरण और परिवारवादी जो राजनीति है उसको उन्होंने नकारा है। एक खास बात रही इन विधानसभा चुनावों में धामी साहब की, जो सत्तारूढ़ पार्टियां थी एक्सेप्ट बीजेपी, उनको पलट दिया। जैसे तेलंगाना में बीआरएस चली गई, जैसे मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट चली गई, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस चली गई। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विधानसभा में न सिर्फ बची रही बल्कि और अपनी सीटों को बढ़ा लिया। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ वजह बीजेपी है या बीजेपी की आइडियोलॉजी है या नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है? देखिए, आज देश के अंदर अधिकांश लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो मोदी जी के साथ चले। यानी कि मोदी जी जो योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत करते हैं, उन राज्यों के लिए पैसा भेजते हैं, समाज में खड़े हुए गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अंतिम छोर में जो रहने वाले लोग हैं, उनके उत्थान के लिए जो काम करते हैं, वो सीधे सीधे उन तक पहुँचे। और उसमें जब तक उनके अनुरूप सरकार नहीं होती है तो विघ्न बाधाएं आती हैं। लोगों ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसको देखा है, इसीलिए वहाँ परिवर्तन किया है। तो जीत के नायक बीजेपी की नीतियां या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा? क्योंकि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। मोदी जी के बिना तो कोई चुनाव होता ही नहीं है। देश के अंदर अगर कोई भी चुनाव होता है तो वो उसके मुख्य चेहरे भी होते हैं और मुख्य सूत्रधार भी होते हैं और प्रमुख प्रचारक भी वही होते हैं। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा ये है कि ऐसे में विपक्ष को आप कहाँ देखते हैं? एक जो बात कही गई थी कांग्रेस मुक्त भारत की, क्या वाकई में अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लीडर्स के लिए रिटायरमेंट का टाइम आ गया है? क्या कहेंगे उनका? देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो लोगों ने देखी हैं कि 60 सालों में लगभग कांग्रेस या तो सीधे सीधे सत्ता में रही है या कहीं सत्ता को चलाने का काम उन्होंने किया है। और 60 सालों में जिस प्रकार से देश के अंदर समझौतों पर समझौते हुए, तुष्टीकरण हुआ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, मातृशक्ति के लिए उत्थान का काम हो रहा है, सैनिकों का मनोबल बढ़े, सीमाओं पर जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं मिले। ये सारे के सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और भारत का जो मान सम्मान है आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से G20 का अभी सफलता से जो कार्यक्रम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और भारत की साख आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने से लेकर अन्य सहायता देने का काम हुआ,
उससे भारत के प्रति जो है दुनिया के लोगों का एक विश्वास बढ़ा है। और भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, उसको मोदी जी के नेतृत्व में भली भांति पूरी दुनिया को जो है आज उसका एहसास हो रहा है। नामी साहब, आप वसुधैव कुटुंबकम की बातें कर रहे हैं, दुनिया में भारत के मान सम्मान की बातें कर रहे हैं। आपके राज्य में भी इन्वेस्टर समिट होने वाली है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। क्या तैयारियां चल रही हैं? कितने बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, ये हमने जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वहाँ वाइब्रेंट गुजरात चलाया था, और बड़ी कठिनाई में वो वाइब्रेंट गुजरात चला। उन्होंने स्वयं मैं उनका भाषण सुन रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि उस समय केंद्र में दूसरी सरकारें होती थी और वहाँ लोगों को जाने से भी उस कार्यक्रमों में रोकती थी, लेकिन उसके बावजूद एक कठिनाई से करी हुई शुरुआत आगे चलकर वो केवल गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया के लिए एक मॉडल बना। तो उससे प्रेरणा लेके हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। और डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके पीछे हमारा भी हेतु है कि राज्य के अंदर जो संभावनाएं हैं उसमें अधिक से अधिक निवेश आए, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, उद्योग धंधे लगें और हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोज़गार मिले। और अभी तक लगभग 3 लाख करोड़ के MOU निवेशकों के साथ हमारे करार हो चुके हैं। मुख्य कार्यक्रम हमारा 8 और 9 दिसंबर को होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उद्घाटन सत्र में रहेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए एक ये बहुत बड़ा अवसर है और इससे राज्य में जहाँ रोज़गार बढ़ेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, आजीविका बढ़ेगी, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, वहीं जो देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है उसको बनाने का, उसमें उत्तराखंड राज्य भी योगदान देगा, देश के लिए भी काम होगा और राज्य का जो हमारी GSDP है वह भी बढ़ेगी। नमी साहब, हम जब शहरों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हमको उत्तराखंड का मतलब ये समझ में आता है हिल्स हैं, छुट्टियां मनाने जाना है। मतलब हमारे लिए उत्तराखंड का मतलब है कि आप एक टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टूरिज्म के अलावा और कौन कौन से सेक्टर, टूरिज्म तो ऑब्वियसली आपका एक मेन फोकस हो गई होगा, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप फोकस करने वाले? देखिए, टूरिज्म तो एक हमारा मुख्य सेक्टर है ही है, ये हमारा फोकस्ड सेक्टर है। इसके अलावा हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स का है, फार्मा का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एग्री प्रोसीडिंग का है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। और हमारे राज्य में सभी प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास एक बड़ा लैंड बैंक यहाँ पर है, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी बड़ा काम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, हमारे पास इन्हीं क्षेत्रों में लगभग जो है 7,000 एकड़ का लैंड बैंक है अभी। और पहले भी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है। कई बार लोगों को, मैं चेन्नई गया था तो वहाँ लोगों ने कहा, कुछ लोग जो नहीं जानते थे पूरी तरह से, उन्होंने कहा कि वहाँ तो पहाड़ है, पहाड़ में इंडस्ट्री कैसे लगेगी। तो थोड़ा नए थे तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, एक से एक बड़े बड़े ग्रुप पहले से हमारे यहाँ काम करते हैं। महिंद्रा करता है, अशोका लीलैंड काम करता है, अन्य जो है ब्रिटानिया से लेकर अनेकों ग्रुप, और आज होटलों के क्षेत्र में भी बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बड़ी इंडस्ट्री का हमारे यहाँ एक हब पहले से ही है। हमारा हरिद्वार का सिटकुल है, वो अपने आप में भारत के सबसे अच्छे सिटकुलों में से एक है। पंतनगर का सिटकुल है। तो अटल जी के प्रधानमंत्री रहते समय जो हमारे राज्य को एक विशेष इंडस्ट्री का पैकेज मिला था, उस पैकेज के कारण से बहुत इंडस्ट्री यहाँ आई थी। बीच के दिनों में उसका थोड़ा रफ्तार कम हुई। अब हमने जो है ये फिर से काम शुरू किया है, तो आने वाले समय में काफ़ी 2 चीज़ों का मैं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो, सुझाव देना चाहूँगा। रोड कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी, वाईफाई, सिग्नल्स, इसको लेकर भी कुछ खास होने वाला इन्वेस्टर समिट में, क्योंकि ये चीज़ें लोगों ने देखी हैं कि जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको कई तरह के सवाल उनके मन में होते हैं। देखिए, वाईफाई हम देश में सबसे कम जो है शुल्क पर यहाँ दे रहे हैं, एक बात। और रोड के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से अभी 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, दिल्ली से देहरादून की जो रोड अब नई बनने जा रही है, एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड, उसके बनने के बाद अधिकतम 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएंगे। कब तक पूरा हो जाएगा?
लक्ष्य तो हमारा इसी वर्ष का है कि 2023 के लास्ट तक या 2024 तक वो पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा पंतनगर का सिटकुल है रुद्रपुर का, वह भी बहुत, चूँकि जिस प्रकार से रामपुर और काठगोदाम हाईवे का निर्माण हो गया है और मुरादाबाद, रामपुर और दिल्ली जो 6 लेन रोड का काम तेज़ी से चल रहा है, तो वहाँ भी अधिकतम 4 घंटे में जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। काशीपुर के आसपास का जितना सिटकुल है वहाँ भी इसी समय सीमा में पहुँच जाएंगे। हरिद्वार के आसपास पहुँच जाएंगे। तो दिल्ली के भी सबसे नज़दीक का है। और जहाँ आपने वाईफाई की बात करी है, डिजिटल कनेक्टिविटी की और रोड कनेक्टिविटी की, तो मैं कहूँगा कि हवाई सेवा भी, एयर कनेक्टिविटी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी होने जा रही है और बहुत अच्छी अभी है भी। पंतनगर के लिए हमारे यहाँ फ़्लाइट चल रही हैं, देहरादून के लिए 40 के लगभग देश के प्रमुख शहरों से आज उड़ानें चल रही हैं। आने वाले समय में ये दोनों ही एयरपोर्ट हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पंतनगर का हवाई अड्डा हमारे पास, वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है। 806 एकड़ हमारे मंत्रिमंडल ने ज़मीन जो है भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी है, वहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ की संभावनाएं भी देख रहे हैं। तो हर प्रकार से, और राज्यों के दूसरे ज़िलों में जाने के लिए भी हम हेलीपोर्ट सब जगह बना रहे हैं, कुछ जगह बन चुके हैं। हवाई सेवा उड़ान में दे रहे हैं, ये हमारा पहला राज्य है देश के अंदर। पिथौरागढ़ के एयरपोर्ट को भी जो है हमने वायुसेना को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जल्दी वहाँ की बनेगी। चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है हमारी, वो भी चलेगी। रोप वे का काम तेज़ी से चल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहब, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में वहाँ रोप वे का भी निर्माण हो जाएगा। तो तेज़ी से सब काम हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेके जो कनेक्टिविटी हो रही है रोड की, उसको कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, जैसे ज़मीन धंसने वाली खबरें या अभी सिलक्यारा में जो कुछ हुआ गुफा में, इसको कैसे कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं हो, इस पर रोक लगे, इस बारे में क्या काम पहले तो आपने कहा था समीक्षा होगी? जी, पहले तो ये है कि भारत सरकार ने अपने स्तर से इस पर सेफ्टी ऑडिट के आदेश कर दिए हैं, जो जितने भी टनल देश के अंदर बन रहे हैं। तो सेफ्टी आदेश होने के बाद मैं समझता हूँ कि सुरक्षा और प्राथमिकता होगी। और हमने पहले ही कहा है कि जितने भी टनल के काम चल रहे हैं, वो सारे टनलों की हम राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षा करेंगे। और जो विकास का मॉडल है, वो विकास का मॉडल हमारे राज्य के अंदर इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के बीच बैलेंस वाला मॉडल हो, उसी मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमको आपदाओं का सामना प्रत्येक वर्ष यहाँ करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं पूरे देश को शुद्ध हवा देने का काम, शुद्ध पर्यावरण देने का काम, शुद्ध जल उपलब्ध कराने का काम यही राज्य करता है, यही देवभूमि करती है, यही हिमालय करता है। तो ये हिमालय, ये ग्लेशियर, ये वन, ये भू संपदा सारी जो है, ऐसी बातें की गई धामी साहब की सिलक्यारा में एस्केप टनल नहीं बनाई गई, EIA की स्टडीज नहीं की गई। आपको लगता है कि कुछ खामियां रह गई थी उस प्रोजेक्ट में? सुमित जी देखिए, क्या वो प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होगा कि नहीं होगा? देखिए, वो तो भारत सरकार के स्तर पर ही आ गया है कि सारे ही जो प्रोजेक्ट हैं कोई रोके नहीं जाएंगे। क्योंकि राज्य के लिए विकास बहुत ज़रूरी है, विकास की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज़रूरी है, सबकी सुरक्षा होना। और हमने उस समय भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि देखिए, अभी जो समय था वो केवल और केवल इस बात पर हमने ध्यान लगाया था कि किस तरीके से जो है सारे जो हमारे मजदूर भाई उसके अंदर फंस गए थे, उनको बाहर निकाला जाए। हमारा सारा ध्यान उस पर था। बाकी जो और चीज़ें हैं, समीक्षा है, वो तो सब हम आगे भी कर सकते थे। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक दिन मजदूर भाइयों की कुशल के बारे में, उस चलने वाले रेस्क्यू के बारे में और बहुत बारीकी से प्रत्येक दिन वो जानकारी लेते थे, फिर अपना मार्गदर्शन देते थे। उसके अनुसार काम होता था। जो हमारी आवश्यकता होती थी, जिस मशीन की आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वो देश के किसी भी कोने से लाने की ज़रूरत पड़ी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो हमको प्राप्त हो पाई। इसीलिए हमारा ये अभियान सफल भी हो पाया। इनफैक्ट इस पूरे अभियान से भी एक सवाल और मन में आ रहा है। जब आप यहाँ पर उद्योग लगाने की बातें करते हैं धामी साहब, तो आपने इकोलॉजी की बात की,
तो इन्वायरमेंट पे बुरा असर ना पड़े, धुआं ना हो, क्योंकि दिल्ली में दिक्कत यही हो गई है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन हो चाहे साउंड पोल्यूशन हो, उससे भी बचा के रखने की तैयारी है ना, क्योंकि आप इतनी बड़ी बिल्कुल इन्वेस्टर समिट कर रहे हम हैं। तो सबसे आह्वान करने वाले हैं कि जो है इंडस्ट्री भी जो है उसी दिशा में आगे बढ़ाई जाए कि इसमें इकोलॉजी की विशेष ध्यान करते हुए, एनवायरनमेंट का विशेष ध्यान करते हुए उसी प्रकार का मॉडल इंडस्ट्री में भी उसको हम प्राथमिकता देंगे। क्योंकि ये बड़ा एडवांटेज आप दिल्ली के पास है, अगर आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने का सपना देख रहे हैं बाय रोड, तो बहुत से लोग चाहेंगे कि यहाँ आके व्यापार करें, बजाय इसके कि दिल्ली में रह के महंगा अपनी चीज़ बनाएं और महंगी चीज़ बेचें। अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि एक इशू था, क्योंकि अब हमने शुरुआत बीजेपी से की, एक बीजेपी का कोर इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। आपने चुनावों के पहले वादा किया, आपने चुनावों के बाद जीतने के बाद कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, क्या स्टेटस है? अब तो बीजेपी के पास मैंडेट है आज की डेट में, तीन राज्यों में इतना बड़ा मैंडेट मिला। देखिए, यूसीसी के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया, क्योंकि हमने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा और उन्होंने हमको समर्थन दिया कि नहीं, यूसीसी यहाँ पर लागू होना चाहिए। उसके कई कारण भी हैं कि हमारा राज्य जो है 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, सैनिक बाहुल्य राज्य है, गंगा यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में है, कोई ना कोई पैरामिलिट्री में है, देश में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। तो राज्य के अंदर सभी के लिए, रहने वालों के लिए, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो लोगों ने, यहाँ की जनता ने हमको समर्थन दिया है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपना काम कर लिया, लेकिन अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। अच्छा, हाँ, उनका संकलन हो रहा है, ड्राफ्ट जैसे ही हमको मिलेगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या आपके यहाँ पॉपुलेशन का बैलेंस बिगड़ रहा था? क्या अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती जा रही थी उत्तराखंड में? क्योंकि इस तरह की खबरें भी देखी हम लोगों ने कि बहुत सारी मस्जिदें बन रही हैं, बहुत सारे मज़ार बन रहे हैं। क्या इसका असर उस पर, उस वजह से भी यूसीसी आई? नहीं, यूसीसी तो देखिए, हमारा चूँकि ये संकल्प था पहले से कि हम यूसीसी लाएंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का एक मूल स्वरूप है। पूरे देश दुनिया के लोग देवभूमि को जिस श्रद्धा और आस्था की नज़र से देखते हैं, देवों के स्थान के रूप में देखते हैं, वो स्थान और वो देवभूमि की जो स्वरूप है वो न बिगड़े, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। 2024 का चुनाव है, उत्तराखंड में मॉडल के तौर पर यूसीसी बीजेपी ने सबसे पहले ला भी दिया, आपके हाथों में है यूसीसी। आपको लगता है कि अब जो 3 राज्यों में जीत मिली है विधानसभा में, इसका मैंडेट को देखकर बीजेपी को ये राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम शुरू करनी चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, देश के अंदर जितने भी सशक्तिकरण के काम हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार संपन्न होते जा रहे हैं। आप देखिए, धारा 370 लाना हो, देश के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो, या 3 तलाक का कानून लाना हो, सीएए का कानून लाना हो, जो भी बड़े बढ़िया नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करना हो, ये सब ऐसे काम हुए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। और आप ये मानिए कि आगे भी निश्चित रूप से उसी दिशा में हमारी पार्टी भी बढ़ेगी और हम सब लोग भी बढ़ेंगे। तो अब यूसीसी चाहिए देश के लिए ज़रूरी है? उत्तराखंड के लिए ला रहे हैं हम पहले जी। नहीं, उत्तराखंड में तो आ ही रहा है, लेकिन बीजेपी के तो प्लान में रहा है ना सर, संघ परिवार। नहीं, अब हमारी जो कमेटी बनी है उसने केवल उत्तराखंड के लिए अभी उसका काम किया है। उत्तराखंड में लगभग 2,35,000 लोगों से उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से राय ली है, उनके विचार लिए हैं, विभिन्न बुद्धिजीवों के बीच में काम किया है, हमारे जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके बीच में जाकर उन्होंने एक तरह से सबसे बात की है, उनके भी विचार लिए हैं। तो अलग अलग तरीके से सबसे कब तक लागू कर देंगे अपने राज्य में? जैसे हमको मिलेगा, उनका ड्राफ्ट मिलेगा, हमको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। इसका एक फ्लिप साइड भी है धावी साहब कि वो अल्पसंख्यक नाराज ना हो, उनको कैसे जीतेंगे आप? ये सबके सशक्तिकरण के लाया जा रहा है, तुष्टीकरण के लिए नहीं। तुष्टीकरण हमारा कभी एजेंडा नहीं रहा है, हम तो सब न्याय के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। किसी के साथ जाति तो नहीं होगी ना? कभी नहीं, कभी नहीं। ये हमारे किसी को कोई एजेंडा बनाकर, किसी को टारगेट बना के, ओवैसी साहब हमेशा विरोध करते हैं। और देखिए, अब जिनको विरोध करना है वो तो केवल अपना फेस सेविंग भी करते हैं। एक आखिरी में सवाल पूछूंगा, फिर वाइंड अप करेंगे इस बातचीत को, और वो इशू ये है कि आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ऐसा कोई चेहरा है देश में जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष खड़ा कर सकता है, जो चुनौती दे सके 24 के चुनावों में? देखिए, उनका जो गठबंधन है
इंडिया INDA जो भी गठबंधन था वो पहले से ही बिखरने लगा था। और उस गठबंधन में देखिए हर कोई जो है दूल्हा ही बनना चाहता था, बाराती बनने को कोई तैयार नहीं था। और धीरे धीरे वो गठबंधन बिखर रहा था और 3 राज्यों के परिणाम से ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 में प्रचंड बहुमत की, और मैं कहूँगा कि 3/4 बहुमत की सरकार देश की जनता बनाने जा रही है। और तो इसलिए वो गठबंधन तो पहले ही बेमेल गठबंधन था, वो उसकी दुर्गति होनी तय थी, क्योंकि वो केवल देश के लिए या सरकार बनाने के लिए नहीं था, वो तो अपने परिवारों को बचाने के लिए या अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्वों की रक्षा के लिए जो है वो गठबंधन किया जा रहा था। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी? क्या जो एजेंसियों पे आरोप लगा कि मिसयूज़ करती है भाजपा के 3 यार ED CBI और इस तरह के नारे बनाए गए, क्या आपको लगता है कि ये मुहिम जारी रहेगी सरकार की तरफ से? देखिए, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है और जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं वो सिद्ध भी हुए हैं, और किसी के ऊपर गलत कार्रवाई हुई तो आगे सभी लोग, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय में गए हैं। अंततः विपक्ष कहता है कि 90-95% मामलों में सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं आप ED की गिरफ्तारियों को। अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जो है वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। आपके राज्य में विपक्ष से आप संतुष्ट हैं? हमारे राज्य में देखिए विपक्ष कई बार, अब चूँकि मैं उन पर बहुत टिप्पणियाँ इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे लगता है कि विपक्ष का काम बोलना होता ही है, और इसके अलावा उनके पास कोई काम भी नहीं होता है। तो सकारात्मक अच्छा विपक्ष हो तो अच्छा होता है। सकारात्मक है कि नहीं आपका विपक्ष? आप क्या कहेंगे अपने विपक्ष को? नहीं, उनकी भी जो अच्छी राय होती है उसको भी हम अमल में लाते हैं। कई बार अच्छे सुझाव हैं उनके भी, तो उनको भी हम मानते हैं। इन्वेस्टर समिट में कौन कौन से बड़े नाम आने वाले हैं, आप बता सकते हैं? कौन कौन लोग, प्रधानमंत्री के अलावा देश दुनिया के? नहीं, बहुत बड़े बड़े हमारे सभी प्रधानमंत्री जी तो चूँकि उनका तो मार्गदर्शन है और उन्हीं की प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी भी हमारे समापन कार्यक्रम में रहने वाले हैं, अन्य भारत सरकार के मंत्रीगण रहने वाले हैं, उद्योग समूह और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जो बड़े ग्रुप हैं वो सब आएंगे। उसकी डिटेल हम लोग अलग से भी अभी जारी करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको धामी जी, इन्वेस्टर समिट के लिए भी और आपके बच्चे हुए आगे के कार्यकाल के लिए भी। NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई संदेश देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टर समिट के लिए आपको संदेश देना है? उत्तराखंड में यही कहूँगा कि आज इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्थान है, इसीलिए हमने उसका नाम डेस्टिनेशन उत्तराखंड भी दिया है। सुरक्षित निवेश के लिए सुरक्षित स्थान है, और एक बड़ा लैंड बैंक हमने यहाँ बनाया है। यहाँ पर अपना उद्योग करने के लिए, काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी है, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है, यहाँ पर पर्यावरण भी अच्छा है, मजदूर और हमारा जो प्रबंध वर्ग है उनके बीच में भी यहाँ पर क्लैश जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आइए, देखिए और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करिए, अपना काम बढ़ाइए। यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग आपको निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि जो लोग उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार में प्राथमिकता देंगे, हम उनका और जोर शोर से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां जोर शोर से हैं, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में बना है, यहाँ उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आएंगे, जिसका फ़ायदा उत्तराखंड को भी होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।